सुना है कई सालों तक वे साथ सो भी नहीं पाए। पड़ोस की एक आंटी ने फुसफुसाते हुए कहा, शर्मा जी की बहू मीरा बाजार में सब्जी खरीद रही थी जब उसने यह बात सुनी। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। गुप्ता आंटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? सब जानते हैं कि उनका वो कितना बा है। वर्मा आंटी ने अपने हाथों से आकार का इशारा करते हुए कहा। उनकी पत्नी उसे सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह उनसे दूर रहती थी। यह चौंकाने वाली अफवाह सुनकर मीरा के हाथ कांप गए और उसी रात जब पति एक बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर थे, मेरे मुंह से वे शब्द निकल गए जिन पर मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यह सुनते ही मैं और मेरे ससुर दोनों ही सन्न रह गए। मीरा, क्या तुम सच कह रही हो? मेरे ससुर की आवाज़ कांप रही थी। मैं अपनी इच्छाओं को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ससुर जी चुपचाप मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। उस रात मैंने भाग्य की रेखा को पार कर लिया और मैंने उनकी पहली पत्नी यानी अपनी सास के दर्द को खुद अनुभव किया। लेकिन साथ ही मैंने एक ऐसी नई दुनिया का अनुभव किया जिसे मैं आज तक नहीं जानती थी। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। यह सब 6 महीने पहले समीर से मेरी दूसरी शादी के साथ शुरू हुआ। मेरा नाम मीरा है और मैंने 42 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। समीर 45 साल का था और एक प्रतिष्ठित कंपनी में सेल्स हेड था। वह एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी था। अपनी पहली शादी के दर्द के बाद समीर मेरे लिए बहुत कीमती था। मीरा, हम एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। समीर के इन गर्मजोश शब्दों से मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं जानती थी कि दूसरी शादी आसान नहीं होती, लेकिन मुझे लगा कि समीर के साथ सब ठीक हो जाएगा। समीर के पिता, मेरे ससुर श्री राजेंद्र शर्मा, 70 वर्ष के एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। 5 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद वे अकेले रह रहे थे। उनकी सेहत की चिंता करते हुए हमने फैसला किया कि हम सब साथ रहेंगे। बाबूजी, यह मीरा है। जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिली, वे अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी स्वस्थ दिख रहे थे। बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व अभी भी प्रभावशाली था और शरीर मजबूत था। बाबूजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नहीं बेटा, अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। समीर को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। मेरे ससुर के बारे में मेरी पहली धारणा यह थी कि वे शांत लेकिन स्नेही व्यक्ति थे। समीर का पहली पत्नी से एक बेटा था जो पहले से ही आत्मनिर्भर होकर अलग रहता था, इसलिए उस घर में मैं, समीर और मेरे ससुर ही रहते थे। पहले कुछ महीने बहुत शांति से बीते। ऐसा लगता था कि मेरे ससुर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। मैंने कई बार उन्हें अकेले एल्बम देखते हुए और उन्हें याद करते हुए देखा था। सुनीता बहुत अच्छी इंसान थी। वे कभी कभी बुदबुदाते थे। मैं एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मीरा, तुम्हारे आने से बाबूजी बहुत खुश लगते हैं। समीर को धन्यवाद देते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से हमारा परिवार एक आदर्श और सुखी परिवार लगता था, लेकिन मेरे दिल में एक छोटा सा खालीपन था। यह समीर के साथ मेरे शारीरिक संबंधों को लेकर था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शारीरिक रूप से मैं संतुष्ट नहीं थी। यह सोचकर मुझे खुद पर ग्लानि होती थी कि मैं कितनी सती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक महिला के रूप में मेरी निराशा दिन बढ़ती जा रही थी। आज मैं बहुत थक गया हूँ, कहकर समीर अक्सर मुझसे मुंह मोड़कर सो जाता था। उसकी बिजनेस ट्रिप्स भी बढ़ गई थी और वह घर से ज़्यादा बाहर रहने लगा था। इस हफ्ते मुझे मुंबई जाना होगा। तुम पिछले हफ्ते ही तो बाहर गए थे। कंपनी का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माँ कर दो। ऐसे समय में मैं घर पर ससुर जी के साथ अकेली रह जाती थी। शुरुआत में यह बहुत अजीब लगता था, ससुर और बहू का अकेले एक घर में रहना, लेकिन मेरे ससुर हमेशा शिष्ट और एक उचित दूरी बनाए रखते थे। मीरा बेटा, समीर के बिना तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होती? नहीं बाबूजी, मुझे तो अच्छा लगता है कि आपके साथ बात करने का समय मिल जाता है। ऐसा कहते हुए भी मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सी भावना पनप रही थी। मेरे ससुर का मर्दाना व्यक्तित्व मुझे आकर्षित करने लगा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे 70 साल के थे। वे बहुत स्वस्थ और मजबूत दिखते थे। बाबूजी अपनी जवानी में कैसे दिखते होंगे?
यह विचार कभी कभी मेरे मन में आता और मैं खुद पर हैरान हो जाती। मैं उनकी बहू हूँ, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए? लेकिन उस समय यह सिर्फ एक साधारण जिज्ञासा थी। असली बदलाव इसके बाद शुरू हुआ जब समीर एक हफ्ते की लंबी बिजनेस ट्रिप पर गया। मीरा, मेरे पीछे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रखूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह एक हफ्ता मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। न तो मुझे उन चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में पता था जो मैं अपने ससुर के बारे में जानने वाली थी, और न ही अपनी छिपी हुई इच्छाओं के बारे में। उस रात पति को विदा करने के बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने सोचा एक हफ्ता तो पलक झपकते ही बीत जाएगा। लेकिन यह मेरी बहुत भोली सोच थी। अगर मुझे पता होता कि उस एक हफ्ते में क्या होने वाला है तो शायद मैं समीर को रोक लेती और उसे जाने नहीं देती, या शायद मैं खुद ही अपने मायके चली जाती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग्य का पहिया पहले ही घूम चुका था। यह समीर के जाने की पहली रात थी। मैं रोज से थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी। जब मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ससुर जी के कमरे से आ रही थी। ये क्या है? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसी आवाज़ है। जब मैं पास गई तो मैंने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। मुझे चिंता हुई, कहीं बाबूजी की तबीयत तो ठीक नहीं। मैं तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने धीरे से दरार से झांका और उस पल मैं जम सी गई। मेरे ससुर अकेले ही वह काम कर रहे थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे 70 वर्ष के थे। उनकी हरकतें किसी भी युवा से कम नहीं थीं। हे भगवान, मैं तेजी से पीछे हटी, लेकिन वह दृश्य मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। 5 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद वे इस तरह से अपनी क्रूरतें पूरी कर रहे थे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 70 साल की उम्र में भी उनमें इतनी प्रबल इच्छाएं थीं, और साथ ही एक अजीब सी भावना मेरे मन में आई, यह एहसास कि ससुर जी भी आखिरकार एक मर्द हैं। उस रात मैं सो नहीं पाई। वह दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे उनका अकेलापन महसूस हो रहा था। 5 साल अकेले रहते हुए वे कितने अकेले होंगे। अगली सुबह जब मैंने ससुर जी का सामना किया तो बहुत अजीब लग रहा था। आप ठीक से सोए बाबूजी? हाँ बेटा, धन्यवाद। तुम ठीक से सोई? यह एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। बीती रात मैंने जो देखा था वह वे नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानती थी। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मैंने क्या देखा? लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक बहू अपने ससुर से कैसे कह सकती है कि उसने उन्हें उस हालत में देखा है? उस दिन से मैं अपने ससुर को एक अलग नज़र से देखने लगी। एक शांत और सम्मानित बुजुर्ग के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पुरुष के रूप में जिसकी अपनी क्रूरतें हैं। उनका मजबूत शरीर भी मुझे एक नए रूप में दिखने लगा। वह 70 साल की उम्र के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और मर्दाना थे। बाबूजी अपनी जवानी में कितने हैंडसम रहे होंगे। यह को अपनी खली जवानी में अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और मर्दाना थे। सोचते हुए मैं खुद पर हैरान थी। क्या एक बहू का अपने ससुर के बारे में ऐसा सोचना सही है? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार जब नरिया बदल जाता है तो उसे वापस लाना मुश्किल होता है। कुछ दिनों में मुझे अपने ससुर की दिनचर्या का पता चल गया। वे लगभग हर रात एक ही समय पर वही काम दोहराते थे। उनकी इच्छाएं वास्तव में बहुत प्रबल हैं। आश्चर्य के साथ साथ मेरे मन में उनके लिए सहानुभूति भी पैदा हुई। उस रात भी ऐसा ही हुआ। समीर को गए हुए 4 दिन हो चुके थे। फिर से ससुर जी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। इस बार यह ज़्यादा देर तक चली। क्या वे सच में 70 साल के हैं? मैं अपने कमरे में वापस आकर कंबल में छिप गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार ससुर जी का ख्याल आ रहा था। मुझे उनका अकेलापन और दबी हुई इच्छाएं महसूस हो रही थी, और अजीब तरह से मेरा अपना दिल भी बेचैन होने लगा था। समीर के साथ मेरे नीरस शारीरिक संबंधों के कारण मुझ में भी निराशा जमा हो गई थी। मैं भी एक औरत हूँ। यह सोचते ही मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं क्या सोच रही हूँ? वे मेरे पति के पिता हैं, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूँ, ऐसे विचार मेरे मन से नहीं जा रहे थे। अगली सुबह ससुर जी के चेहरे पर थकान सा दिख रही थी। बाबूजी, आप ठीक हैं? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं बेटा, बस रात को ठीक से नींद नहीं आई। यह सुनकर मुझे और भी बुरा लगा। हालांकि वे मेरी वजह से नहीं सो पाए थे, लेकिन मैं किसी तरह उनकी मदद करना चाहती थी।
लेकिन मैं उनकी मदद कैसे कर सकती थी? एक नर्स होने के बावजूद मैं इस तरह की समस्या का समाधान नहीं जानती थी। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मुझे एक और भी चौंकाने वाला सच पता चलने वाला है कि मुझे अपने ससुर का असली राज पता चलने वाला है। अगले दिन जब मैं बागार गई तो मेरी मुलाकात मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाओं से हुई। अरे, तुम शर्मा जी की नई बहू हो ना? बहुत सुंदर हो, गुप्ता आंटी ने गर्मजोशी से कहा। नमस्ते आंटी जी, बहुत हिम्मत का काम है बेटा। आजकल कौन ससुर के साथ रहता है? वर्मा आंटी ने भी चिंता जताते हुए कहा। नहीं आंटी, बाबूजी बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, उनकी पहली पत्नी ने तो बहुत दुख झेले, सिंह आंटी ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा। सुना है कई सालों तक वह साथ सो भी नहीं पाए। चुप कर गुप्ता आंटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? सब जानते हैं कि उनका वो कितना बा है। वर्मा आंटी ने अपने हाथों से आकार का इशारा करते हुए कहा। उनकी पत्नी उसे सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह उनसे दूर रहती थी। उस पल मैं जम सी गई। क्या सच में यही कारण था? आंटियों की कानाफूसी जारी रही। अफवाह तो यह भी थी कि उनकी पत्नी की जल्दी मौत उसी वजह से हुई। अरे नहीं, उसे तो कैंसर था। कैंसर क्यों हुआ होगा? तनाव के कारण ही तो हुआ होगा। मैं और ज़्यादा नहीं सुन सकी। आंटी जी, मैं चलती हूँ। अरे, जा रही हो? कहीं हमने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया? घर लौटते समय मेरा दिमाग उलझा हुआ था। अगर आंटियों की बातें सच हैं, तो क्या मेरे ससुर का वह सच में उतना बा है और इसीलिए मेरी सास उनसे दूर रहती थी? तो फिर मेरे ससुर का अकेले कुछ दिन पहले देखा गया दृश्य फिर से मेरे दिमाग में कौंध गया। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। यही कारण था कि वे 5 साल अकेले रहने के बावजूद अपनी प्रबल इच्छाओं को खुद ही शांत कर रहे थे। घर पहुंचकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे लगा कि ससुर जी को देखने का मेरा नजरिया फिर से बदलने वाला है। मीरा बेटा बागार से आ गई? जी बाबूजी। उन्होंने सामान्य रूप से मुझसे बात की, लेकिन मेरा मन बेचैन था। आंटियों की बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात का खाना बनाते समय भी मैं बस यही सोच रही थी, क्या यह सच हो सकता है? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसे जानने का कोई तरीका नहीं था। मैं सीधे अपने ससुर से तो नहीं पूछ सकती थी। उस रात फिर से ससुर जी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। इस बार यह पहले से ज़्यादा तीव्र लग रही थी। लगता है आंटियों की बातें सच हैं। मैंने कंबल होकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ाई गई। समीर से तो उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। क्या इसीलिए सास सहन नहीं कर पाती थी? ऐसे विचार मेरे दिमाग में घूमते रहे। कुछ दिनों बाद मुझे एक अप्रत्याशित अवसर मिला और तब मैंने खुद पुष्टि की कि आंटियों की बातें बिल्कुल भी बात छाकर नहीं कही गई थी। यह समीर के जाने के तीसरे दिन की शाम थी। मैं रोज से थोड़ा देर से रात का खाना बना रही थी। ससुर जी लिविंग रूम में समाचार देख रहे थे। बाबूजी, खाना तैयार है। धन्यवाद बेटा। खाने के दौरान ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। यह एक सामान्य शांत शाम थी, लेकिन मेरा मन बेचैन था। कुछ दिन पहले आंटियों की बातें और जो मैंने देखा था वह मेरे दिमाग में घूम रहा था। आज आप जल्दी सो जाइएगा। हाँ बेटा, आजकल नींद ठीक से नहीं आती। ससुर जी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धो रही थी कि अचानक पानी की आवाज़ आई। लगता था ससुर जी नहा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कदमों की आहट दालान की ओर बढ़ी। मैं तौलिया लेकर बाथरूम की ओर जा रही थी। मैं दालान में ससुर जी से लगभग टकरा ही गई थी, लेकिन उस पल मैंने देखा कि ससुर जी सिर्फ एक बाथरोब पहने हुए बाहर आ रहे थे। रोब ठीक से बंद नहीं था और वह हिस्सा सा दिखाई दे रहा था। हे भगवान, आंटियों की बातें बिल्कुल भी बात छाकर नहीं कही गई थी, बल्कि उन्होंने तो उसे कम ही आंका था। यह सामान्य पुरुषों से बिल्कुल अलग स्तर का था। समीर से तुलना करना तो माँ जैसा होता। मैंने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। माँ कीजिए बाबूजी। मीरा बेटा, मुझे माँ करना। ससुर जी भी घबराकर अपने कमरे में चले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह दृश्य मेरे दिमाग में गहराई से छप गया था। नहाते समय भी मैं बस वही सोच रही थी। तो यह बात थी, इसीलिए सास। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। क्यों उनकी पहली पत्नी उनसे दूर रहती थी और क्यों वे अकेले वह काम करते थे। 70 साल की उम्र में भी ऐसा आकार, यह वाकई अविश्वसनीय था। जब मैं नहाकर बाहर आई
तो ससुर जी पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। लगता था उन्होंने रोज से जल्दी दरवाज़ा बंद कर लिया था। शायद दिन में जो हुआ उससे वे शर्मिंदा थे। मैं भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वह दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था और अजीब अजीब कल्पनाएं मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। अगर खतरनाक विचार आते रहे। समीर के साथ मेरे नीरस संबंधों से थक चुकी मेरे लिए यह एक बहुत शक्तिशाली झटका था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। सामान्य तौर पर यह वह समय था जब ससुर जी के कमरे से वह आवाज़ आती थी, लेकिन आज शांति थी। शायद दिन की घटना के कारण वे सावधान थे। आधी रात के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई। तभी मैंने लिविंग रूम में एक धीमी रोशनी देखी। ससुर जी अकेले बैठे थे। उनके सामने एक गिलास रखा था। बाबूजी, आप अभी तक सोए नहीं? मीरा बेटा, नींद नहीं आ रही। ससुर जी की आवाज़ सामान्य से अलग थी। लगता था उन्होंने काफ़ी पी ली है। अकेले मत पीजिए, क्या मैं भी आपके साथ बैठ सकती हूँ? हाँ बेटा, लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। मैं ससुर जी के सामने बैठ गई। उन्होंने मेरे गिलास में शराब डालते हुए कहा, मीरा बेटा, दोपहर के लिए मुझे माँ करना। नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? बहू के सामने। ससुर जी ने एक गहरी सांस ली और एक घूंट और पीने के बाद उन्होंने कहा, मीरा बेटा, मुझे सुनीता की बहुत याद आ रही है। अपनी पहली पत्नी की बात करते ही मेरा दिल दुख गया। आप उन्हें बहुत याद करते होंगे, है ना? हाँ, खासकर इन दिनों। ससुर जी की आवाज़ कांप रही थी। इस उम्र में भी मेरी इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। इस अचानक स्वीकारोक्ति से मैं हैरान रह गई। बाबूजी, यह बहुत शर्म की बात है। 70 साल की उम्र में ऐसी बातें करना। ससुर जी ने सिर झुकाकर कहा, सुनीता मेरे उस आकार से डरती थी। आखिरकार मैंने सच सीधे उनके मुंह से सुन लिया। कई सालों तक हम साथ नहीं सो पाए। वह मुझसे दूर भागती थी। ससुर जी की आवाज़ में गहरा दुख था। आहा, लगता है मैं नशे में हूँ। अपनी बहू से मैं यह क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले से ही सब कुछ समझ चुकी थी। आंटियों की कानाफूसी और जो मैंने खुद देखा था। मुझे ससुर जी का दर्द महसूस हो रहा था। उस पल मैंने धीरे से अपना मुंह खोला। बाबूजी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? यह शब्द मेरे मुंह से निकलते ही मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मैं यह क्या कह रही हूँ? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शब्द मुंह से निकल चुके थे। मैं और ससुर जी दोनों ही जम से गए। हवा अचानक भारी हो गई। ससुर जी की आंखें भारी हो गई। मीरा बेटा, माफ़ कीजिए, मैंने हद पार कर दी। मैं जल्दी से उठने लगी, लेकिन ससुर जी ने मेरी कलाई पकड़ी। मीरा, सच में? ससुर जी की आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम सच में ठीक हो? 5 साल की दबी हुई इच्छाओं के सामने उनका विवेक टूट रहा था। मैंने भी मुड़ कर उनकी ओर देखा। जी, आप बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने ऐसा कहा, लेकिन सच कुछ और था। मैं ज़्यादा उत्सुक थी। आंटियों की बातें जो मैंने देखा था, समीर से बिल्कुल अलग। उस आकार के बारे में मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो रही थी। मैं बाबूजी की मदद करने के बहाने के पीछे अपनी इच्छाओं को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ससुर जी चुपचाप मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। उस रात मैंने भाग्य की रेखा को पार कर लिया और मैंने उनकी पहली पत्नी यानी अपनी सास के दर्द को खुद अनुभव किया, लेकिन साथ ही मैंने एक ऐसी नई दुनिया का अनुभव किया जिसे मैं आज तक नहीं जानती थी। यह समीर की तुलना में कहीं ज़्यादा तीव्र था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं आज तक एक असली औरत की तरह नहीं जी थी। सुबह होने पर ही मैं चुपचाप अपने कमरे में लौटी। अगली सुबह बहुत अजीब थी। बीती रात जो हुआ वह एक सपने जैसा लग रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। लगता था ससुर जी भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। नाश्ते के समय हम एक दूसरे से नेरे नहीं मिला पा रहे थे। आप ठीक से सोए बाबूजी? हाँ, सो गया था। सामान्य से कहीं छोटा जवाब था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे व्यवहार करूं। पिछली रात का अनुभव इतना तीव्र था कि मेरा शरीर अभी भी उसे याद कर रहा था। ससुर जी का आकार सच में कल्पना से परे था। अब मैं पूरी तरह समझ गई थी कि सास उनसे क्यों दूर रहती थी। शुरुआत में मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन समय के साथ जो एहसास हुआ वह एक बिल्कुल अलग स्तर का था।
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में ऐसा किया है। मेरे मन में अपराध बोध की लहर उठी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी संतुष्टि भी थी, एक ऐसी परिपूर्णता जो मैंने आज तक महसूस नहीं की थी। दोपहर के समय ससुर जी ने पहले बात की, मीरा बेटा, जी बाबूजी, कल रात मुझे माँ कर देना। ससुर जी की आवाज़ में अपराध बोध था। मैंने शराब के नशे में, नहीं बाबूजी, मैंने ही पहले ऐसा प्रस्ताव रखा था। मैंने भी ईमानदारी से कहा, हम दोनों से गलती हुई। हाँ, गलती थी, लेकिन ससुर जी की आंखों में कुछ और था। वे इसे गलती कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अफसोस भी था। मेरा भी यही हाल था। मैं इसे गलती कह रही थी, लेकिन मेरा मन बार बार उसी पल को याद कर रहा था। दोपहर में ससुर जी बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि वे दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन शायद वे घर पर असहज महसूस कर रहे थे। अकेले रहकर मेरे मन में और भी उलझन भरे विचार आने लगे। क्या यह सच में एक गलती थी? पिछली रात मैंने जो महसूस किया उसे गलती कहना बहुत मुश्किल था, और ससुर जी का रूप भी प्रभावशाली था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे 70 साल के थे, वे इतने जोशीले थे। शाम को ससुर जी लौटे। आ गए आप? हाँ, धन्यवाद। अभी भी माहौल अजीब था। रात का खाना बनाते समय भी मैं लगातार सचेत थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ससुर जी की नहरें मुझ पर हैं। मैं भी अनजाने में उन्हें तिरछी नहरों से देख रही थी। पिछली रात के बाद ससुर जी को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था। वे अब एक शांत बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में दिखने लगे थे, और वह भी एक बहुत आकर्षक पुरुष। रात का खाना भी शांति से खत्म हो गया। हम रोज से जल्दी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार पिछली रात के विचार आ रहे थे, और अजीब ईपुष में कर्षत में साथ एक कर्ण की तरह से मेरे मन में यह इच्छा भी थी कि ऐसा फिर से हो। क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ? क्या एक बहू का अपने ससुर के बारे में ऐसा सोचना सामान्य है? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार अनुभव की गई उस तीव्रता को भूलना असंभव था। रात के 11 बज गए, लेकिन ससुर जी का कमरा शांत था। सामान्य तौर पर इस समय वह आवाज आती थी, लेकिन शायद पिछली रात की वजह से वे सावधान थे। मैं भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए पानी पीने के लिए रसोई में गई। तभी मैंने लिविंग रूम में एक धीमी रोशनी देखी। ससुर जी फिर से अकेले बैठे थे। यह बिल्कुल पिछली रात जैसा ही था। बाबूजी, मीरा बेटा, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? जी, नींद नहीं आ रही। मैं धीरे से ससुर जी के बगल में बैठ गई। यह पिछली रात से कहीं ज़्यादा करीब था। आपको भी नींद नहीं आ रही? हाँ, बार बार कल रात का ख्याल आ रहा है, ससुर जी ने ईमानदारी से कहा। मुझे भी। मैंने भी सच सच जवाब दिया। उस पल हमारे बीच की हवा फिर से बदल गई। पिछली रात जैसा ही तनाव था। मीरा बेटा, जी, क्या कल रात सच में एक गलती थी? ससुर जी ने धीरे से पूछा। मैं जवाब नहीं दे सकी। सच कहूँ तो यह गलती नहीं थी, यह वही था जो मैं चाहती थी। मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ससुर जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या? मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर मेरा दिल ओर से धकने लगा। मुझे भी कोई पछतावा नहीं था, बल्कि मैं और भी ज़्यादा चाहती थी। बाबूजी, मुझे भी कोई पछतावा नहीं है। उस पल ससुर जी का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। यह पिछली रात से ज़्यादा स्वाभाविक था। तो हम कल समीर वापस आ रहा है। मैंने एक यथार्थवादी बात कही। हाँ, कल। ससुर जी भी निराश लग रहे थे। क्या आज आखिरी बार है? शायद, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह आखिरी बार नहीं हो सकता। उस रात हमने फिर से सीमा पार की। इस बार पिछली रात से ज़्यादा स्वाभाविक रूप से, ज़्यादा तीव्रता से, और मुझे यकीन हो गया कि यह रिश्ता सिर्फ एक गलती नहीं है। जिस दिन समीर ट्रिप से वापस आया वह दिन बहुत अजीब था। जान, तुम ठीक थी? हाँ, सब ठीक था। यह एक झूठ था। सब ठीक कैसे हो सकता था? मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। बाबूजी कैसे थे? ठीक थे? हाँ, वे ठीक थे। ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं कर रहे थे। यह भी एक झूठ था। ससुर जी बहुत अकेले थे, और उन्होंने मेरे साथ उस अकेलेपन को दूर किया था। चलो, यह तो अच्छी बात है। मैं चिंता कर रहा था कि मेरे बिना बाबूजी अकेले होंगे। समीर का भोलापन देखकर मुझे अपराध बोध हुआ, लेकिन साथ ही मुझे ससुर जी के साथ बिताए वे पल याद आने लगे। एक हफ्ते में अनुभव की गई उस तीव्रता को कोई कैसे भूल सकता है? उस रात मैंने समीर के साथ संबंध बनाए, लेकिन यह पहले से भी ज़्यादा निराशाजनक था।
क्योंकि अब मेरे दिमाग में ससुर जी से तुलना होने लगी थी। आकार से लेकर समय तक कोई तुलना ही नहीं थी। मैं इसी से संतुष्ट होकर जी रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने आज तक कितने अधूरे रिश्ते को सहन किया था। कुछ दिनों बाद समीर ने कहा कि उसे फिर से एक ट्रिप पर जाना है। इस बार शायद 3-4 दिन लगेंगे। तुम्हें फिर से जाना है? कंपनी का काम है, क्या कर सकते हैं। मेरे मन के एक कोने में एक उम्मीद जगी। ये ससुर जी के साथ फिर से अकेले रहने का समय था। समीर के जाने की पहली रात मैं जानबूझकर देर तक जागी रही। लगता था ससुर जी भी ऐसा ही कर रहे थे। जब हम लिविंग रूम में मिले तो हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी नहरें ही सब कुछ कह रही थी कि हम दोनों उसी पल का इंतजार कर रहे थे। इस बार हम ज़्यादा ईमानदार थे। मैंने अब बाबूजी की मदद करने का बहाना नहीं बनाया। मैंने स्वीकार किया कि यह वही है जो मैं चाहती हूँ। उस रात से हमारा गुप्त रिश्ता पूरी तरह से शुरू हो गया। यह एक नियमित बात बन गई। जब भी समीर ट्रिप पर जाता था, दिन में हम एक सामान्य बहू और ससुर थे, लेकिन रात में हम एक पुरुष और एक महिला बन जाते थे। मेरा बेटा अप्पे का बात ताहा, दिन में जब भी कसा ताहा, तुम्हारी वजह से मुझे जीने की नई वजह मिली है। ससुर जी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी उनकी वजह से एक नई दुनिया की खोज की थी, लेकिन साथ ही अपराध बोध भी था, क्योंकि मैं समीर को धोखा दे रही थी। बाबूजी, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मेरा बेटा, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ससुर जी भी ऐसा ही महसूस करते थे। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे जानते हुए भी हम रोक नहीं सकते थे। उस रात हमने आखिरकार एक और सीमा पार कर ली, लेकिन राह कभी हमेशा राह नहीं रहते। हमें नहीं पता था कि वह पल करीब आ रहा है। समीर ने अचानक अपनी ट्रिप की योजना बदल दी। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कहीं हम दोनों जम से गए। समीर वापस आ गया था। जल्दी करो। ससुर जी ने जल्दी से कपड़े पहने। मैंने भी जल्दी से अपने कपड़े पहने। दरवाजे से कदमों की आहट आ रही थी। जान मीरा, यह समीर की आवाज़ थी। एक मिनट, मैं बाथरूम में हूँ। ससुर जी पिछले दरवाजे से निकल गए। मैं बाथरूम में भागी और नल चालू कर दिया। मेरा दिल औरों से धक रहा था। इतनी देर से क्यों? काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं सुबह की बस से आ गया। ओह अच्छा, मुझे डर था कि मेरी कांपती आवाज़ से वह शक कर लेगा। बाबूजी सो रहे हैं? हाँ, वे जल्दी सो गए थे। ये एक झूठ था। कुछ मिनट पहले तक वह मेरे साथ थे। सौभाग्य से समीर ने शक नहीं किया। वह थका हुआ था, इसलिए जल्दी सो गया। लेकिन मैं सो नहीं सकी। हम बाल बाल बचे थे। अगर कुछ मिनट की भी देर हो जाती तो, यह सोचकर ही मैं कांप गई। अगली सुबह जब मैं ससुर जी से मिली तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी आंखों ने सब कुछ कह दिया कि पिछली रात कितनी खतरनाक थी। कुछ दिनों बाद ससुर जी ने धीरे से बात शुरू की। मेरा बेटा, कल रात बहुत खतरनाक था। जी, हम बाल बाल बचे। अब हमें यह सब बंद कर देना चाहिए। ससुर जी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया। अगर समीर को पता चल गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? ससुर जी की आंखों में गहरा अपराध बोध था। बाबूजी, ये आपकी गलती नहीं है। मैं भी नहीं, सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटे की पत्नी को बहकाया। क्या हमें सच में यह बंद कर देना चाहिए? मैंने धीरे से पूछा। मैं भी यह बंद नहीं करना चाहता। यह ससुर जी का ईमानदार कबूलनामा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। यह मेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यह सही था, लेकिन हम दोनों जानते थे। ससुर जी कुछ देर हिचकिचाए और फिर बोले, मैं यह घर छोड़ दूंगा। घर छोड़ देंगे। मैं किसी वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा या एक छोटा सा घर ले लूंगा। ससुर जी के प्रस्ताव से मेरा दिल दुख गया। ये घर आपका है और आप ही चले जाएंगे? ये तो बहुत गलत है और कोई रास्ता नहीं है। क्या हम एक ही घर में रहते हुए खुद पर काबू रख पाएंगे? मैं अपने बेटे के लिए एक शर्मनाक पिता बनकर नहीं जीना चाहता। मेरे जाने से ही तुम दोनों शांति से रह पाओगे। ससुर जी की आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन उसमें छिपा दुख सा झलक रहा था। कुछ दिनों बाद ससुर जी ने समीर से बात की। समीर बेटा, मैं एक वृद्धाश्रम में जाने की सोच रहा हूँ। अचानक क्यों बाबूजी? अब उम्र हो गई है, अकेले रहना मुश्किल हो रहा है और तुम दोनों के लिए भी मुझे बुरा लगता है। आप क्या कह रहे हैं? हमें कोई परेशानी नहीं है।
नहीं बेटा, तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, मेरा हर समय यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे भी यह घर मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। समीर ने बहुत मना किया, लेकिन ससुर जी का इरादा पक्का था। आखिरकार 1 महीने बाद ससुर जी शहर के एक अच्छे वृद्धाश्रम में चले गए। बाबूजी, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। उनके जाने वाले दिन मैंने कहा, हाँ मीरा बेटा, धन्यवाद। ससुर जी की आंखों में अफसोस भरा हुआ था। मेरा भी यही हाल था। क्या यह सच में खत्म हो गया? हाँ बेटा, अब तुम समीर के साथ खुशी खुशी रहो। यह आखिरी विदाई थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह भावना इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। ससुर जी के जाने के बाद घर सूना हो गया। मुझे नहीं पता था कि समीर के साथ अकेले रहना इतना उबाऊ होगा, खासकर रात में। मुझे ससुर जी के साथ बिताई वे गर्म रातें बार बार याद आती थीं। समीर के साथ मेरे संबंध भी पहले से यादा नीरस हो गए थे। ससुर जी के साथ बिताई वे गर्म रातें बार बार याद आती थीं। जी से तुलना होने के बाद यह होना ही था। क्या मैंने सच में ऐसा किया था? कभी कभी यह एक सपने जैसा लगता था कि कुछ महीनों तक मेरे ससुर जी के साथ ऐसे संबंध थे, लेकिन मेरा शरीर याद रखता था उस परिपूर्णता को, उस तीव्रता को। 1 महीने बाद मैं ससुर जी से मिलने वृद्धाश्रम गई। बाबूजी, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ससुर जी के चेहरे पर अफसोस सा दिख रहा था। मेरा भी यही हाल था। इतने करीब होकर भी उन्हें छूना पाना बहुत निराशाजनक था। समीर कैसा है? जी, वह ठीक है। तो ठीक है, तुम लोग खुशी से रहो। ससुर जी अभी भी मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वे अभी भी मुझे चाहते हैं। हमने और बात नहीं की, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे को याद करते हैं। घर लौटते समय मैंने बहुत कुछ सोचा। क्या मैंने सही चुनाव किया था? ससुर जी के साथ मेरा रिश्ता निश्चित रूप से वर्जित था। यह नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था। असल जिंदगी में ऐसा दोबारा कभी नहीं हो सकता। इसके बजाय मैं समीर के साथ अपने रिश्ते को और अधिक महत्व देने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही वह ससुर जी जितना तीव्र न हो, लेकिन वह मुझसे प्यार तो करता है। कभी कभी मैं ससुर जी को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। बाबूजी, आप स्वस्थ हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम लोग भी खुशी से रहो। यह एक छोटी सी बातचीत होती है, लेकिन इससे मुझे सुकून मिलता है। यह जानकर ही तसल्ली होती है कि वे स्वस्थ हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान की इच्छाएं कितनी जटिल होती हैं। सही और गलत की सीमा पर हम कभी कभी डगमगा जाते हैं, लेकिन उन पलों के चुनाव ही हमें बनाते हैं। मैंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। इच्छा की शक्ति कितनी प्रबल होती, बहुत कि मैं दीखा है, और उसे नियंत्रित करना कितना मुश्किल होता है। और प्यार और इच्छा, नैतिकता और प्रवृत्ति के बीच इंसान कितना कमोर होता है। लेकिन साथ ही मैंने एक और बात भी सीखी है कि सच्चा प्यार दूसरे की खुशी चाहने में है। ससुर जी और मैं एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन आखिरकार हमने एक दूसरे की खुशी के लिए अलग होने का फैसला किया। शायद वही सच्चा प्यार था। अब मैं एक सामान्य जीवन में लौट आई हूँ। मैं समीर के साथ एक शांत वैवाहिक जीवन जी रही हूँ। कभी कभी ससुर जी का ख्याल आता है, लेकिन अब मुझे दुख नहीं होता। वे भी वृद्धाश्रम में एक नया जीवन जी रहे होंगे। हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। आज की इस लंबी कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बहुत अच्छी तरह से सुना लिखकर हमें प्रोत्साहित करें।